हेलो स्टूडेंट, ये इनकम टैक्स के लिए वीडियो है। इसमें हमारा जो पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे वो है स्पेशल प्रोविज़न इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये ऐसे इकोनॉमिक जोन होते हैं जहाँ पर कुछ यूनिट्स जो निर्यात करती हैं अपने प्रोडक्ट को। निर्यात करने का मतलब है कि वो चीज़ें बनाकर भारत के बाहर भेजती हैं। बेसिकली जो कंपनियां हैं वो ऐसी कंपनीज को, जो सरकारें हैं वो ऐसी कंपनियों को प्रमोट करती हैं। उनको प्रमोट करने का कारण ये है कि निर्यात करने से, माल को दूसरी जगह भेजने से, दूसरे देशों में भेजने से हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है और हर देश चाहता है कि उसके पास फॉरेन करेंसी आए। तो इसमें कह रहे हैं कि भारत से बाहर कुछ वस्तुएं या कुछ सॉफ्टवेयर का निर्यात करने वाली जो कंपनियां हैं, अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एस्टैब्लिश्ड हैं तो उनको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। पहला कंडीशन ये है कि जो टैक्स देने वाला व्यक्ति है वो बिजनेसमैन होना चाहिए और उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए अप्रूवल ले ली हो। उसके बाद उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो 2005 के बाद और 2020 से पहले उसने प्रोडक्शन शुरू कर दिया हो और उसका निर्यात करना भी शुरू कर दिया हो। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि उसका बिजनेस पहले से ही विद्यमान बिजनेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नया बिजनेस होना चाहिए और पुरानी प्लांट एंड मशीनरी यूज करके भी वो बिजनेस शुरू ना किया गया हो। उसके बाद जो करदाता है, जो कर देने वाला व्यक्ति है, बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, उसने अपना जो माल है वो भारत के बाहर भेजा हो, चाहे वो जल से, थल से या वायु से, किसी भी तरीके से, मतलब वो निर्यात करता हो। उसके बाद जो कर देने वाला व्यक्ति है उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा 56F, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराएगा। उस ऑडिट की रिपोर्ट भी उसके साथ में ही लगेगी। उसमें क्या लिखा होगा कि जो डिडक्शन मांगी गई है उसका दावा बिल्कुल ठीक है, मतलब वो इस डिडक्शन का हकदार है, उसको डिडक्शन मिलनी चाहिए, उसको टैक्स में डिडक्शन मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई पिछली हानियां हैं उसकी, तो उन हानियों को भी वो आगे ला सकता है और उनको पूरी कर सकता है। अगर उसके कोई डेप्रिसिएशन है पिछले सालों के, अगर उसने कोई रिसर्च पे कोई खर्चा किया है तो उन खर्चों की भी कोई क्षतिपूर्ति है तो उसको भी आगे ले जाने की अनुमति उसको मिल जाएगी। किस तरीके से उसको रिडक्शन मिलेगी, कटौती की राशि कैसे होगी, जितना भी उसका बिल्ला प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई ऐसी वस्तुओं की निर्यात बिक्री अपॉन यूनिट की टोटल बिक्री। मतलब कुछ बिक्री वो अपने देश में करता है, टोटल कितना करता है, सपोज करिए टोटल जो है उसका प्रॉफिट अगर 10 लाख रुपए है और उसकी जो सेल है वो सपोज करो 1 करोड़ है, 1 करोड़ में से 50 लाख जो है वो निर्यात कर रहा है, तो जो प्रॉफिट हुआ है 10 लाख का उस पे मतलब 50% 5 लाख का उसको क्या मिल जाएगी, रिडक्शन मिल जाएगी। कहने का मतलब जो यूनिट्स वो निर्यात कर रहा है उन यूनिट्स के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पे उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सीधा सा हिसाब इस फॉर्मूले से यही निकलता है कि जो टोटल प्रॉफिट उसने अर्न किया है उसमें जो टोटल सेल हुई है प्लस हमारे देश में और बाहर के देश में टोटल जो उसने बेची है उसमें से जो बाहर के देशों में उसने भेजी है उसके ऊपर होने वाले प्रॉफिट में उसको रिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद बच्चों कुछ टैक्स हॉलीडे एक वर्ड होता है। टैक्स हॉलीडे वो समय है जिसके लिए कटौती उपलब्ध है। यह कटौती 15 संबंधित कर निर्धारण वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। किस तरीके से देखो, सबसे पहले जिस भी साल जो है वस्तु बनाई गई है, निर्माण करने वाले, सेवा प्रदान करने वाले गत वर्ष से संबंधित कर निर्धारण वर्ष से आरंभ होकर आगामी 4 वर्षों तक उसको रिडक्शन मिलेगी, 100% मिलेगी निर्यात किए जाने वाले प्रोडक्ट के लिए। पहले 5 सालों में तो 100% है, अगले 5 सालों में उसे 50% मिलेगी निर्यात किया। उसके बाद उससे अगले 5 सालों में लाभ की इतनी राशि कटौती के वर्ष के लाभ का अधिकतम 50% जो कि लाभ हानि खाते में डेबिट की गई हो और विशेष आर्थिक अक्षेत्र पुनः निवेश रिजर्व खाते में करदाता के व्यवसाय के लिए उपयोग हेतु क्रेडिट की गई हो। मतलब ये कुछ रिजर्व होता है उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मिला हो। प्रयोग न की गई राशि या करदाता के व्यवसाय के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग की गई राशि अधिनियम के प्रावधानों की आय मानी जाएगी। कहने का मतलब वो जो राशि बिजनेस के लिए ही यूज होनी चाहिए। बेसिकली आप ये मान के चलो कि प्रॉफिट का 50% जो है डिडक्शन को मिल सकती है अगले सालों में। उसके बाद जो पॉइंट आप लोगों को थोड़ा सा करना है बच्चों, वो ये करना है, ये वाला स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज। चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई गई है तो उससे होने वाली इनकम भी क्या होती है, टैक्स फ्री होती है, बशर्ते कि वो प्रॉपर्टी जिससे इनकम आई है वो उस ट्रस्ट के अधीन होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसका यूज धर्मार्थ या सेवा के कार्यों में किया जाना चाहिए। तीसरा, कर से यह छूट ट्रस्ट की आय के केवल उस भाग के लिए मिलेगी जो कि धर्मार्थ कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रस्ट जो है आयकर कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए और ऐसे वित्तीय वर्ष में ट्रस्ट का ऑडिटिंग अवश्य होना चाहिए जब सेक्शन 11-12 के प्रावधान के प्रभाव से
पहले ट्रस्ट की आय न्यूनतम कर मुक्त सीमा से अधिक हो जाए। कहने का मतलब ये है कि ऑडिटर होना भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये कहता है कि अगर पूर्णार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति यूज हो रही है तो 15% भाग कर मुक्त होगा और शेष 85% कर मुक्त होगा जब इसका प्रयोग भारत में। कहने का मतलब अगर भारत से बाहर है तो 15% होगा, अगर भारत में है तो फिर कितना होगा, 100% होगा। उसके बाद है फॉरफीचर ऑफ एग्जामिशन। अगर आपने किसी ट्रस्ट में, कोई धर्मांत ट्रस्ट था, उसमें आपने कोई डिडक्शन ले ली है, टैक्स नहीं पे किया है और बाद में पता चलता है कि वो निजी धार्मिक उद्देश्यों के लिए वो ट्रस्ट यूज हो रहा है या किसी स्पेशल जाति के लिए लाभ के लिए वो ट्रस्ट यूज हो रहा है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को फायदा देने के लिए वो ट्रस्ट यूज किया जा रहा है, तो ऐसे उसमें उनको टैक्स जो है वापस चुकाना पड़ेगा, अपना वापस करना पड़ेगा। टैक्स जो डिडक्शन उनको मिली है वो कैंसिल हो जाएगी और उन्हें पिछले सालों का भी टैक्स क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। कुछ पेनल्टी भी उनके ऊपर लगाई जा सकती है। उसके बाद हम कहेंगे कि एक राजनीतिक पार्टी की आय, ये आपको बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनकी जो इनकम होती है उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। आपको पता ही है कि जैसे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी मकान संपत्ति से आय है या कोई पूंजी लाभ है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो सभी की सभी क्या होंगी, कुल आय में शामिल नहीं होंगी। अगर किसी पार्टी को कोई भी चंदा देता है तो वो भी आपका इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। बट इसमें एक बात है, कुछ कंडीशंस हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टी ये कंडीशन पूरी करेगी तभी उसको ये बेनिफिट मिलेंगे। पहले कंडीशन ये है कि उन्हें अपना हिसाब किताब रखना है और साथ में उसका ऑडिट भी करवाना है किसी सीए के द्वारा। उसके बाद पार्टी को हर उस व्यक्ति के नाम और पते का रिकॉर्ड करना है जिन व्यक्तियों ने 20,000 से अधिक चंदा दिया है। कहने का मतलब 20,000 से कम अगर किसी ने चंदा दिया है तो उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी नहीं है, लेकिन 20,000 से ऊपर जो दे रहा है उसका रिकॉर्ड जो है उन्हें दिखाना पड़ेगा अपना, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न वो भरेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले पार्टी को उन व्यक्तियों की रिपोर्ट आयकर कमिश्नर, मैंने बताया है कि ये रिपोर्ट उन्हें ऊपर भेजनी पड़ेगी जो इनकम टैक्स कमिश्नर है उनके पास। उसके बाद जो आपका कर निर्धारण वर्ष 18-19 से 2,000 से अधिक दान, खाता धारक चेक या खाता प्राप्तकर्ता बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी सिस्टम है चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। अब 2,000 से अधिक अगर पैसा है तो वो कैश में नहीं लिया जाएगा, वो ड्राफ्ट से या चेक से ही लिया जाएगा। इस तरीके से अगर ये सारी कंडीशन पूरी होती हैं तो पार्टी की जो इनकम है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री मानी जाएगी। लास्ट पॉइंट है बच्चों एग्जामिशन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट, जो हमारा चुनाव करवाते हैं, जो हमारी कमीशन है उसकी भी जो इनकम है वो टैक्स फ्री होती है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता। चुनाव ट्रस्ट केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत अनुमोदित मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए। चुनाव ट्रस्ट अपने गत वर्ष से आगे लाए गए जो आधिक्य हैं उसके साथ गत वर्ष में जो प्राप्त योगदान है, चंदे है, 95% राजनीतिक पार्टियों में वितरित किया होना चाहिए। चुनाव ट्रस्ट केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है। सिंपल सी बात यह है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस इनकम टैक्स के जो कमिश्नर हैं उन्होंने बनाए हैं वो पूरे करते हैं, तो इनको भी एक तरीके से इनकी भी जो प्रॉफिट है वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये चैप्टर जो है एग्जामिशन वाला आपका खत्म हो गया है। मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा जो इस पे आपने जोर देना है जिस क्वेश्चन पे, वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंडिविजुअल जो एक व्यक्ति है उसको कौन कौन सी एग्जामिशन मिलती है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो वो यही क्वेश्चन आएगा, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एग्जामिशन। जो बाकी मैंने पॉइंट्स करवाए हैं उनके आप थोड़े थोड़े पॉइंट कर लेना, अगर 4 मार्क्स में कोई शॉर्ट नोट आता है तो आप उसको लिख सकें। ये चैप्टर आपका जो है 3rd चैप्टर था, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। मतलब टोटल 4 चैप्टर हैं जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो फिर बाद में ली जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।